हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का जो आज आज जो होने वाला है आप लोगों का वीकली टेस्ट, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। और आज का जो वीडियो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, वरना एग्ज़ाम देकर जब आप आओगे ना तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करोगे, क्योंकि हम जो बताते हैं उसमें कम से कम आप लोगों का 50% तो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। आज के इस वीडियोस के लिए देखिए, इतनी सुबह सुबह आप लोगों के लिए वीडियो दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं तो कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। ज़्यादा नहीं, 100 लाइक का टारगेट रखे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। हमने बताया था आप लोगों को छुआछूत एक खतरा है, खतरा से 17 याद रखिएगा। तो उसको 17 के द्वारा अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, औरत और मर्द को समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नारीवादी कहते हैं। क्या करते हैं उसको? नारीवादी कहते हैं। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या था? समानता, यानी कि दोनों के बीच में क्या ला देना था? समानता ला देना था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से निम्नतम रूप में रखा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जाति पदानुक्रम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? जाति पदानुक्रम कहा जाता है। अगला सवाल हमारा, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो नारीवादी आंदोलन इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष है। अगला सवाल है हमारा, और कल जो हमने लाइव में पढ़ाया था उसमें क्या बताया था? पितृ प्रधान। तो जहाँ पे पितृ प्रधान रहेगा, मातृ प्रधान रहेगा, तो वहाँ पे पितृ प्रधान आप लोगों को करना होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, ये मान्यता किस पर आधारित है? धन पर, सरकार पर, समुदाय पर? तो ये है सांप्रदायिकता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, धार्मिक आधार पर डैश सांप्रदायिकता दूसरा स्वरूप है? तो राजनीतिक गोली बंदी की। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, कह रहा है जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है? तो भारत में ही है, ठीक है। कहाँ पे है? भारत में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आराम से देखिए, कितना अच्छा सवाल है। लिंग विभाजन का आपका क्या अभिप्राय है? अमीर और गरीब के बीच पर। इसी पर कल हम लोगों ने बहुत लगभग मुझे लगता है कि 8 मिनट तक लाइव में डिस्कस चला था, ठीक है। तो लाइव में डिस्कस जब चला था 8 मिनट तक इसी सवाल पे, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से संबंधित है? तो विवाह और तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, भारतीय समाज माना जाता है एक प्रेतात्मक समाज। देखिए आ गया ना, भारतीय समाज जो है वो कैसा है? प्रेतात्मक समाज है, यानी पितृ प्रधान देश है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? तो इसमें जो आप देखोगे, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है? पंचायत में दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है, देश के राजनीति में नहीं, पंचायत के चुनाव में, ठीक है। अगला है हमारा, भारत किस प्रकार का राज्य है? लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी राज्य है, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पे, देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वीकली में भी और फाइनल में भी। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लैंगिक असमानता किसे कहा जाता है? कि जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 3 प्रकार की सामाजिक विषमताओं के नाम लिखना है। तो लिंग हो जाएगा, जाति हो जाएगा और धर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्रकार की सामाजिक विषमताएं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा, कह रहा है कि 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 कारण आपको बताना है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे जो है वो तय नहीं हो सकते हैं। आंसर में आपको लिखना है, जाति ही राजनीति का चुनाव का आधार है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसके 2 निम्नलिखित कारण हैं। कौन कौन कारण है देख लीजिए। समय नहीं है, वरना हम इस पर बहुत लंबा डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर से वीडियो बनेगा और फिर से इन सब सवालों पर डिस्कस करेंगे। संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति का बहुमत न होना। किसी भी एक संसदीय चुनाव में किसी भी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, अतः चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए एक से अधिक जातियों और संप्रदायों के मतदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है।
अगला देखिए क्या है। अगला है हमारा जातियों और समुदायों की एक पसंद ना होना। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल, वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये दो कारण पूछा था, दोनों कारण आपको यहाँ पे लिख देना है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, कह रहा है किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने वाली दो प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन से दो प्रावधान है देख लीजिए। सबसे पहला में आपसे कहा जा रहा है कि भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी आदि। ठीक है, फारसी नहीं होगा, पारसी होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत है, सही कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। संवैधानिक रूप से सभी धर्म एक समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि संविधान में किसी भी नागरिक को कोई भी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी दी गई है। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इसको अच्छे से लिख लेना है सभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। कह रहा है सांप्रदायिकता का समाज पर पड़ने वाले 3 प्रमुख दुष्प्रभाव का उल्लेख करना है। तो देखिए, सांप्रदायिकता का समाज पर पड़ने वाले प्रमुख दुष्प्रभाव कौन कौन से दुष्प्रभाव है भाई जो सांप्रदायिकता का समाज पर पड़ता है, देख लीजिए। विभिन्न धार्मिक गुटों में लड़ाई झगड़ा का होना, जिससे समाज में विभाजन हो जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, ये लोकतंत्र और राजनीति को प्रभावित करता है क्योंकि अधिकांश मतदाता सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करते हैं। ठीक है, दूसरा। तीसरा है कई सांप्रदायिकता ताकतें अपने भड़काऊ भाषण से समाज में लड़ाइयाँ दंगे फैलाते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जातिवाद क्या है? क्या है जातिवाद? क्या, ये सब सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना। और जातिवाद की बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है? जातिवाद का अर्थ है समाज में उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग से घृणा करना। जातिवाद की बुराई को दूर करने के उपाय। अगला सवाल क्या है? जातिवाद के विरुद्ध जनमत तैयार करना। पॉइंट है दूसरा नंबर है संवैधानिक कानून अर्थात अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 का कठोरता से लागू या पालन करवाना। है ना, ये जो अनुच्छेद 17 तक क्या था? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, देख ही लीजिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है। जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो जातिवाद के दुष्प्रभाव। ठीक है, जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सामाजिक असमानता जब हावी हो जाती है तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जातिवाद से समाज में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण निम्न जाति उच्च जाति द्वारा उत्पीड़ित और शोषण का शिकार हो जाता है। यानी छोटे जाति जो है बड़े जाति के द्वारा क्या होते हैं? शिकार हो जाते हैं। जातिवाद के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित हो जाता है और भेदभाव की भावना उनमें बढ़ जाती है, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग पर खतरा है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा दीर्घ प्रश्न में। कह रहा है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव हुआ पूर्ण व्यवहार होता है और वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीवन के विभिन्न पहलुओं जहां भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता, क्या क्या पहलू है देखिए। समाज में महिलाओं का निम्न स्थान। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा जाता है। कैसे, कहाँ रखा जाता है? पुरुषों के अधीन रखा जाता है। भले ही, अब इस पॉइंट पे आइए, उसके बाद लिखना है आपको। भले ही भारतीय संविधान दोनों की समानता की बात करता है, परंतु वास्तविकता यही है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम अवसर दिए जाते हैं। ये भी तो राइट बात है। अगला देखिए, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा। समाज में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है क्योंकि लड़के जन्म पर सभी खुशी होते हैं और लड़की के जन्म पर परिवार चुप रहता है। लड़कियां परिवार की बोझ समझी जाती है। समाज की प्रचलित कुप्रथा लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखना है? महिलाओं की शिक्षा की अवहेलना। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। पुरुषों का 76% तो महिलाओं का केवल 54% है। समाज अभी भी लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। भारतीय संविधान पुरुष और महिला यानी लड़का और लड़कियों को शिक्षा का समान अवसर देता है, परंतु उनके माता पिता लड़कियों की जगह लड़कों को पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं, उस पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि लड़कियां केवल रसोई तक ही सीमित हैं। पॉइंट नंबर 4। ठीक है, काम में एक जैसा अवसर ना होना। भारतीय समाज स्त्री एवं पुरुषों को
पुरुषों को रोजगार समान अवसर देता है, परंतु काम करने के अवसर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम है। असंगठित संस्था में महिलाओं की उपेक्षा की जाती है। समान कार्य के लिए समान वेतन की अवहेलना होती है, क्योंकि एक महिला मजदूर को एक पुरुष के समान समान मजदूरी नहीं मिलता है, जबकि दोनों समान कार्य करते हैं। अभी भी बहुत ऐसे पद हैं जहां महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होना। प्रांतीय विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।